हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? ट्रिक आई विद एनएल स्टडी में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज पुनः हाजिर हुआ हूँ एक नया लेसन गुप्तोत्तर काल लेकर। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। गुप्त वंश के पतन के बाद भारत में मैत्रिक वंश, मौखरी, पुष्यभूति, प्रवर्ती गुप्त और गौड़ शासकों का उद्भव हुआ। इनमें पुष्यभूति वंश, जिसे वर्धन वंश भी कहते हैं, के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। पुष्यभूति वंश अर्थात वर्धन वंश, इसकी स्थापना 550 ईस्वी में पुष्यभूति द्वारा थानेश्वर में की गई, जो वर्तमान हरियाणा में है। इसके प्रमुख शासक है प्रभाकर वर्धन वे इनके पुत्र राज्यवर्धन और छोटा बेटा हर्षवर्धन। इनमें सबसे महान हर्षवर्धन माना जाता है। प्रभाकर वर्धन ने सर्वप्रथम परम भट्टारक की उपाधि धारण की, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, गुणों को हराया। तो ये प्रभाकर वर्धन से संबंधित हैं। सबसे पहले परम भट्टारक की उपाधि अगर वर्धन वंश में, पुष्यभूति वंश में पूछ लें तो किसने धारण की थी? प्रभाकर वर्धन ने। महाराजाधिराज की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। गुणों को हराने वाले यही थे। इनके दो पुत्र थे, राज्यवर्धन सिंह और हर्षवर्धन। राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और पुत्री थी राज्यश्री, जिसका विवाह ग्रहवर्मा से हुआ था। राज्यवर्धन तात्कालिक गौड़ शासक था शशांक, उसके साथ लड़ाई में मारा गया। शशांक शैव भक्त था, शैव अनुयायी था, ने बोधि वृक्ष जो बोध गया में था उसको कटवाया। वह राज्यश्री के पति ग्रहवर्मा को देवगुप्त ने मारा। ध्यान से देखिए, शशांक ये शैव अनुयायी थे और बोधि वृक्ष अर्थात वर्धन वंश था, वो बौद्ध धर्म मानने वाला था। तो बोधि वृक्ष जो बोध गया में था उसको कटवाया था। किसने? शशांक ने। और शशांक का दोस्त था देवगुप्त। उसने, जो मालवा का शासक था, उसने राज्यश्री के पति अर्थात राज्यवर्धन के बहनोई, हर्षवर्धन के बहनोई ग्रहवर्मा को मार दिया। इसका बदला लेने के लिए आगे लड़ाई शुरू होती है। ग्रहवर्मा उस समय कन्नौज का शासक था। तो हर्षवर्धन का पदार्पण होता है अपनी बहन राज्यश्री, जो ग्रहवर्मा की मृत्यु के बाद जंगल में चली गई थी, उनको ढूंढने के लिए हर्षवर्धन जंगल में गए और वहाँ से अपनी बहन को उपगुप्त जो बौद्ध भिक्षु थे उनकी सहायता से वापस लाए और फिर मिट्टी उठाकर अपने माथे पे तिलक किया और कसम खाई कि मैं मेरे दुश्मनों को एक एक करके चुन चुन के मारूंगा। और उसकी ये बात सत्य भी हुई। आगे चलकर वो शुरू में हर्षवर्धन संकालु प्रवृत्ति का, संकोची स्वभाव का था, लेकिन इस घटना के बाद वो बहुत खतरनाक विकराल रूप में आ गया था। हर्षवर्धन ने शशांक को मारा। सबसे पहले तो अपने भाई के हत्यारे शशांक को ही मारा, बहन को जंगल से वापस लाया। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय था, उस समय चालुक्य शासक है, उससे लड़ाई में नर्मदा का युद्ध हुआ था। नर्मदा नदी के तट पर वहाँ हर्षवर्धन की हार हुई। इसका वर्णन एहोल अभिलेख में मिलता है। एहोल बीजापुर वाले इलाके में है।
हर्षवर्धन बौद्ध धर्मानुयायी थे। इनके काल में चीनी यात्री वेनसांग आया। फायान किसके समय में आया था? पता है ना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अर्थात गुप्त वंश का प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं उनको। और उन्होंने फोकवो की लिखी थी और यहाँ वेनसांग ने सी यू की नामक पुस्तक लिखी है। नालंदा विश्वविद्यालय को 100 गांव दान में दिए किसने? हर्षवर्धन ने। प्रयाग में हर 5वें वर्ष एक विशाल समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद नाम दिया गया। हर 5वें वर्ष बताया जाता है कि हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष में सारा का सारा अपना खजाना लुटा देता था। अपने हाथ पाँव कोई बिंटी वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं रखता था, कोई भी आभूषण है, बिल्कुल फकीर बन जाता था। सारा का सारा जनता में धन लुटा देता था और पुनः फिर नए सिरे से आगे 5 वर्षों में शासन करता था। इस प्रकार का था हर्षवर्धन। इन्होंने 3 संस्कृत नाटक लिखे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। कई विद्वान मानते हैं कि ये किसी और के नाटक लिखे हुए थे और पैसे देकर उनसे ये हर्षवर्धन ने खरीद लिए। लेकिन कुछ भी हो, हमारे परीक्षा युग की दृष्टि से ये नाटक हैं, ये हर्षवर्धन ने लिखे थे। तो हर्षवर्धन के संस्कृत के नाटक कौन कौन से? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। 606 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन ने लगभग 41 वर्ष तक शासन किया और बहुत ही अच्छी तरह से दृढ़तापूर्वक अपने राज शासन को चलाया। कन्नौज को राजधानी बनाई। अभी चर्चा की हमने कन्नौज, जहाँ का शासक ग्रहवर्मा था और उसको देवगुप्त ने मार दिया था। तो उसी कन्नौज को अपनी बहन को वहाँ का शासक नियुक्त किया और खुद बहन और खुद वहाँ के शासक बने और कन्नौज से पूरे देश का संचालन किया। बाणभट्ट ने कादम्बरी लिखी और हर्षचरित नाटक इन्हीं के कार्यकाल में लिखे। इनके दरबारी थे बाणभट्ट। महाराजाधिराज की उपाधि हर्षवर्धन ने भी धारण की। यह परीक्षा में बहुत बार आता है। शिलादित्य के नाम से कौन मशहूर हुए हैं? हर्षवर्धन। इनके समय पुलिस कर्मियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। ये भी बहुत बार पूछते हैं, चाट एवं भाट हर्षवर्धन के समय किनको कहा जाता था? पुलिस कर्मियों को। वेनसांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहते हैं, जिसने कन्नौज धर्म सम्मेलन हुआ था 643 ईस्वी में, उसकी अध्यक्षता की थी। वेनसांग बौद्ध धर्मानुयायी था। बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा अर्जित करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आया था और वहाँ से शिक्षा अर्जित करके फिर वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आ गया और हर्षवर्धन ने उसे इस कन्नौज धर्म सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता करने का अवसर दिया। इसके बाद हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में चर्चा करते हैं। स्थापना दंतिदुर्ग ने की और दंतिदुर्ग ने हिरण्यगर्भ यज्ञ भी किया था। अन्य शासक राष्ट्रकूट वंश के कौन कौन से हुए? कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष जिसका कहते हैं कि युद्ध के मैदान में लड़ाई के समय जब युद्ध चल रहा था वहीं पर अमोघ वर्ष का जन्म हुआ था और विश्व के 4 महान शासकों में से एक अमोघ वर्ष माने जाते हैं। प्रजा को महामारी से बचाने हेतु एक बार इन्होंने देवी माँ को अंगुली भी भेंट कर दी थी। ऐसे थे कौन?
अमोघ वर्ष जनहितैषी। इंद्र तृतीय, फिर कृष्ण तृतीय। इसके समय कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न, कन्नड़ भाषा और तमिल भाषा, इनके त्रिरत्नों के बारे में आगे भी चर्चा करें। पहले ये देख लेते हैं कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न पंपा, पोन्ना और रन्ना। पोपर, ट्रिक याद कर लो, पोपर से पो से पोन्ना, पे से पंपा, रे से रन्ना। शायद कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न पोपर नाम से याद हो जाएंगे। कर्क द्वितीय, ये राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था, जिसे तेलप द्वितीय ने हराकर चालुक्य वंश की स्थापना की। राष्ट्रकूट वंश का क्षेत्र कौन सा था, कहाँ पर थे ये? नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्र में या नर्मदा नदी के आसपास का इलाका है, तटीय इलाका, वहाँ पर राष्ट्रकूट वंश का शासन था। कनेरी विश्वविद्यालय इनके समय बौद्ध धर्म का केंद्र रहा था दोस्तों। और राष्ट्रकूट वंश में सेना के 3 भाग होते थे। अश्वारोही सेना, अश्व अर्थात घोड़ा, गज सेना अर्थात गज हाथी, और पैदल सैनिक, हाथी वाले सैनिक और घोड़े वाले सैनिक। ये सेना के 3 भाग थे। ये होल अभिलेख रवि कीर्ति ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था कौन? रवि कीर्ति। उसने ये होल अभिलेख खुदवाया था। और हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया, ये वर्णन उसमें मिलता है। त्रिपक्षीय संघर्ष, ये देखिए कन्नौज पर किसका अधिकार हो गया? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन का अधिकार हो गया, लेकिन 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। तब उसकी गद्दी को प्राप्त करने के लिए जो सीमांत ताकतें थी, वे अधिकार करने के लिए वहाँ पहुँचने की कोशिश करने लगी। और इसी रूपरेखा में सबसे पहले गुर्जर प्रतिहारों ने हौसला किया और कन्नौज पर आक्रमण किया। तो उत्तर भारत में राजनीतिक केंद्र कन्नौज बन गया था, जिस पर अधिकार हेतु गुर्जर प्रतिहार वंश के वत्सराज थे, उन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया। और यहाँ से देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष, उत्तर भारत में राजनीतिक केंद्र कन्नौज पर अधिकार हेतु गुर्जर प्रतिहार वंश ने शुरुआत की। और कौन से थे? 3 पक्ष, पाल, बंगाल के पाल और राष्ट्रकूट, नर्मदा नदी के आसपास वाले। तो राष्ट्रकूटों में पाल और गुर्जर प्रतिहार, इनमें ये लड़ाई, ये संघर्ष दोस्तों लगभग 100 वर्षों तक चला था। इस संघर्ष की शुरुआत वत्सराज ने, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का था, और अंत महिपाल, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का था। तो गुर्जर प्रतिहारों ने शुरुआत की और अंत में वही जीते, और 100 वर्षों तक चला था। कौन कौन से थे इसमें? गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। आगे चालुक्य वंश, जिसे सोलंकी वंश भी कहते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। चालुक्य वंश की 2 शाखाएं थी, बादामी या वातापी के चालुक्य। तो प्रारंभिक शब्दावली में प्रारंभिक राजधानी इनकी ऐहोल के बारे में वर्णन मिलता है। ऐहोल को मंदिरों का नगर भी कहते हैं। ये प्रश्न ध्यान से सुनना दोस्तों। ऐहोल को मंदिरों का नगर भी कहते हैं, भारतीय मंदिर वास्तुकला की पाठशाला भी कहते हैं। और रवि कीर्ति ने यहाँ अभिलेख लिखा था। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसने हर्षवर्धन को हराया। राजधानी, हालांकि ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि ऐहोल को प्रारंभिक राजधानी माना जाता है, लेकिन स्थायी राजधानी वातापी है, जो बीजापुर के निकट है। सॉरी, जयसिंह इसके संस्थापक थे। पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन
पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, जिसे शुक्लोत्तरपथनाथ के नाम से जाना जाता है, विनयादित्य, विजयादित्य तथा अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय, ये प्रमुख शासक हुए थे। अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था, उसको उन्हीं के सामंत थे दंतीदुर्ग, उसने हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो चालुक्यों को हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करने वाले कौन थे? दंतीदुर्ग। दूसरी शाखा वेंगी के चालुक्य है, जिसकी स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। कल्याणी के वैसे 4 हैं इसमें, कल्याणी एक और है। कल्याणी कर्नाटक, वर्तमान कर्नाटक में पड़ता है। इसकी स्थापना तेलप द्वितीय ने की थी। सोमेश्वर, शुरू में मैंने 2 शाखाएं बताई, 2 नहीं दोस्तों, ये 3 शाखाएं हैं। तेलप द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी, और कल्याणी शहर है वो सोमेश्वर प्रथम ने बसाया। सोमेश्वर तृतीय, इसने अभिलाषितार्थ चिंतामणि, जिसे मानसोल्लास भी कहते हैं, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, मानसोल्लास की रचना किसने की? सोमेश्वर सीधा नाम आता है, लेकिन कई बार सोमेश्वर प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसे आता है, तो सोमेश्वर तृतीय ने मानसोल्लास या अभिलाषितार्थ चिंतामणि की रचना की थी, और जो कल्याणी के चालुक्य थे। विक्रमादित्य षष्ठ बहुत 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 महत्वपूर्ण शासक हुए थे, प्रतापी शासक थे, चालुक्य संवत चलाए, और इनके दरबारी विलण थे। उन्होंने विक्रमांक देव चरित पुस्तक लिखी, और दूसरे दरबारी विज्ञानेश्वर थे, उन्होंने मिताक्षरा, जो कि कानून से संबंधित है, वो लिखी। सोमेश्वर चतुर्थ ये कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। फिर चलते हैं यादव वंश की तरफ, जो कि देवगिरी में हुए थे। होयसल जो पूर्वी तट का समुद्र के पास वाला इलाका है, वहाँ द्वार समुद्र नाम से पुकारते हैं इसे, कि द्वार समुद्र के इस वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की, और अंतिम शासक बल्लाल तृतीय थे। इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। काफ़ी लंबे चौड़े वंश आए, क्योंकि छोटे छोटे बहुत से वंश हुए थे, तो ज़्यादा विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। होयसल, द्वार समुद्र ये नाम आता है, और विष्णुवर्धन ने इसकी स्थापना की, यहाँ तक याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बल्लाल तृतीय किस वंश का था? होयसल का। कदम वंश से इसकी स्थापना वनवासी में की थी मयूर शर्मन द्वारा। गंगवंश बर्जहस्त पंचम द्वारा इसकी स्थापना की गई। काकतीय वंश, जो कि आंध्र प्रदेश में हुआ था, इसके प्रतापी शासक हुए थे गणपति, और इसकी पुत्री रुद्रमा देवी हुई थी, जिसने लगभग 35 वर्ष तक शासन किया। इसका अंतिम शासक प्रताप रुद्र था। काकतीय वंश से किस क्षेत्र से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। और रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित है? काकतीय वंश से, क्योंकि महिला का नाम कई बार पूछ लेते हैं। ये महिला शासिका थी। वाकाटक वंश दक्षिणापथ, कौन सा? ब्रार और विदर्भ, यहाँ इनका मूल स्थान था, में स्थापित एक ब्राह्मण वंश है। वाकाटक वंश एक ब्राह्मण वंश था। ब्रार और विदर्भ वाला इलाका। विंध्य शक्ति ने वाकाटक वंश की स्थापना की। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेघ यज्ञ करवाए। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, और आगे भी पूछा जाएगा। प्रवरसेन प्रथम ने कितने अश्वमेघ यज्ञ करवाए? 4। और सम्राट की उपाधि धारण की। किस वंश से थे? वाकाटक। और वाकाटक वंश ब्राह्मण वंश था। जिस प्रकार पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, उसी प्रकार शुंग वंश ब्राह्मण वंश था, और ये भी ब्राह्मण वंश। कर्ण वंश भी ब्राह्मण वंश था।
प्रवरसेन प्रथम के बाद में शासन 2 शाखाओं में विभाजित हो गया, प्रधान शाखा और बासिम शाखा। प्रधान शाखा में रुद्रसेन प्रथम हुआ था, जो प्रतापी शासक था। प्रभावती गुप्ता रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। हम गुप्त काल में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। वैसे चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने शासन सुदृढ़ता के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे कई अन्य वंशों के साथ है, शासकों के साथ है। तो रुद्रसेन द्वितीय को पहले तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया और फिर अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किया। किसके साथ है? रुद्रसेन द्वितीय के साथ। तो प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल 390 से 410 ईस्वी के बीच माना जाता है। ये वाकाटक वंश के शासक थे। दूसरी शाखा बासिम शाखा। ध्यान दें, अजंता की 16वीं गुफा, 29 गुफाएं अजंता में, उनमें से 16वीं, 17वीं और 19वीं गुफाओं का निर्माण वाकाटक काल में ही हुआ था। पल्लव वंश, हम जल्दी जल्दी इन वंशों के बारे में सरसरी तौर पर निगाह डाल लेते हैं। दक्षिण भारत में सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना की। ये वैष्णव धर्मानुयायी थे। वैष्णव धर्म भगवान विष्णु को मानने वाले थे। प्रमुख शासक कौन कौन से हुए थे? सिंह विष्णु, महेंद्रवर्मन प्रथम, नरसिंहवर्मन प्रथम, महेंद्रवर्मन द्वितीय, परमेश्वरवर्मन प्रथम, नरसिंहवर्मन द्वितीय और नंदीवर्धन द्वितीय, सॉरी नंदीवर्मन द्वितीय। ये पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए थे। महेंद्रवर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें कापालिक जो शैव धर्म से संबंधित है और बौद्ध भिक्षुओं का मजाक उड़ाया था। किस पुस्तक में? मत विलास प्रहसन में। एक व्यंग्यात्मक पुस्तक है। विचित्र चित्र, ये ग्रंथ भी महेंद्रवर्मन प्रथम ने लिखा था। तो महेंद्रवर्मन प्रथम किस वंश के थे? पल्लव वंश के। 12वीं ने किरातार्जुनियम नामक महाकाव्य लिखा, वो भी पल्लव वंश के दरबारी थे। नरसिंहवर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया दोस्तों। वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। तथा कांची, उस समय दक्षिण भारत का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र कौन सा शहर था? कांची। उसको अपनी राजधानी बनाया। किसने? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। तो कांची को राजधानी बनाने वाले शासक कौन थे? नरसिंहवर्मन प्रथम। और दक्षिण भारत का पल्लव वंश के समय सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र कौन सा था? कांची। नरसिंहवर्मन द्वितीय। कला एवं संस्कृति का सर्वाधिक उत्थान पल्लव वंश के काल में नरसिंहवर्मन द्वितीय के समय ही हुआ था। कवि दंडिन, जिन्होंने रावणवध लिखा था, उसको संरक्षण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने ही दिया था। कैलाश मंदिर व महाबलीपुरम मंदिर बनवाए किसने? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। नंदीवर्मन द्वितीय, इसके काल में तवाराम ग्रंथ और भरतवेणवा नामक ग्रंथों की रचना हुई। भरतवेणवा संत पेरुन देवनार द्वारा रचित ग्रंथ था। भरतवेणवा की रचना किसने की? संत पेरुन देवनार, उनके द्वारा लिखा गया है। किसके काल में? नंदीवर्मन द्वितीय के समय में। और अंतिम शासक था अपराजित। अपराजित अर्थात जो किसी के द्वारा कभी भी पराजित न हो, उसी को पराजित किया था। ये भी देखो, सोचने वाली बात है। अपराजित को पराजित किया किसने किया? वो भी उसके सेनापति सामंत ने। चलो, सप्तपैगोडा मंदिर। पल्लव काल में सप्तपैगोडा मंदिर बने थे। इनका मतलब है एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए मंदिर। एक विशाल पत्थर चुन लिया, उसको काटकर मंदिर बनाए गए, जो वास्तविक संख्या में 8 हैं। लेकिन सप्तपैगोडा 7 मंदिर माने जाते हैं, लेकिन हैं वो 8। कौन कौन से? धर्मराज मंदिर, भीम मंदिर, नकुल सहदेव, द्रौपदी
गणेश, पिंडारी एवं वालायान कुटिया आदि कुल 8 मंदिर हैं, लेकिन 7 ही माने जाते हैं। इनमें सबसे बड़ा ये प्रश्न आता है बहुत बार, सप्त पैगोडा में से ये पूछते हैं कि सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? धर्मराज का। रथ हैं ये मंदिर, ये रथ हैं। धर्मराज का रथ रूपी मंदिर है। तो सबसे बड़ा धर्मराज का और सबसे छोटा द्रौपदी का मंदिर। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। पल्लव राज्य को राष्ट्र को हम या कोट्टम भी कहते हैं और ग्राम में विभाजित किया गया। राष्ट्र, कोट्टम और ग्राम। पल्लव जानकारी के स्रोत प्राकृत व संस्कृत अभिलेख हैं। पल्लवों के बारे में जानकारी हमें प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा में लिखे हुए अभिलेखों से मिलती है। चोल वंश, इनके बाद हम दक्षिण भारत में एक और महान वंश हुआ था, चोल वंश, जिसे स्थानीय स्वशासन पढ़ते समय अक्सर याद किया जाता है। तो वो चोल वंश, इसकी स्थापना विजयालय के द्वारा की गई थी। पल्लवों के सामंत, अभी पीछे हम चर्चा करके हैं अपराजित के बारे में, उसको हराकर आदित्य प्रथम ने कांची पर अधिकार कर लिया। आदित्य प्रथम चोल वंश का था और उस समय पल्लवों का वो सामंत था, उसने अपराजित को हराया और कांची पर अधिकार कर लिया। तो विजयालय ने चोल वंश की स्थापना बहुत पहले की थी, लेकिन बीच में अंधकार में समय आ गया। दोबारा नए सिरे से आदित्य प्रथम के बाद यहाँ से चोल वंश दोबारा सुर्खियों में आता है। राजराज प्रथम महान शासक हुए राजराज प्रथम, जिसे चोल वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, ने महेंद्र पंचम को हराकर उत्तरी श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को चोल साम्राज्य में मिला लिया। श्रीलंका का उत्तरी भाग है, उसकी राजधानी थी अनुराधापुर। उसको सबसे पहले किसने जीता था? राजराज प्रथम ने। यहाँ राजेंद्र का नाम भी आएगा, वो ध्यान रखना। ये अनुराधापुर को, उत्तरी श्रीलंका को जीता है इसने। तंजौर में राजराजेश्वर, जिसे बृहदेश्वर भी बोलते हैं, का शिव मंदिर बनवाया किसने? राजराज प्रथम ने। चोलों का निर्माण काल, स्थापत्य में बहुत अधिक निर्माण हुआ था राजराज प्रथम के समय। तो राजराज प्रथम का जो काल है उससे चोलों का निर्माण काल भी माना जाता है। इसके बाद आता है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम का काल था वो चोलों का स्वर्ण काल माना जाता है। इसने गंगई कोंडचोलम की उपाधि धारण की। क्यों? क्योंकि बंगाल शासक महिपाल था उस समय, उसको हराकर गंगा से एक हथेली में, जिसे चलू बोलते हैं, एक हथेली में पानी लेकर ये दक्षिण भारत में आता और उस पानी को एक तालाब खुदवा कर एक झील बनवाकर उसमें डालता है और उसे एक गंगा का रूप देता है। तो गंगी कोंडचोलम की उपाधि धारण की थी किसने? राजेंद्र प्रथम ने। संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। राजराज प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका पर किया था, लेकिन संपूर्ण श्रीलंका पर राजेंद्र प्रथम ने अधिकार किया। बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील बना डाला इसने। बंगाल की खाड़ी अर्थात जल में, समुद्र में जलयान की सेना बनाकर पूरे बंगाल की खाड़ी पर कब्जा कर लिया और एक झील का रूप बना दिया कि बंगाल की खाड़ी अर्थात चोलों वाली खाड़ी। तो ये राजेंद्र प्रथम ने किया था। चोलों से संबंधित अन्य जानकारी हमें जो एग्जामिनर पूछ सकते हैं वो थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। राजतंत्रात्मक शासन स्वरूप था। शासन का स्वरूप कैसा था? राजतंत्रात्मक था। स्थानीय स्वशासन प्रस्फुटित हो चुका था। अभी हम चर्चा करके आए हैं कि स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायती राज वाला वो चोलों के समय से ही शुरुआत मानते हैं उसकी। द्रविड़ शैली के मंदिर निर्माण का श्रेष्ठ युग माना जाता है। बहुत से मंदिर बने थे। वेलन वगई किसे बोलते थे? जो गैर ब्राह्मण
होते थे, एक तो ब्राह्मण एक गैर ब्राह्मण। तो गैर ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी उस भूमि को वेलन वगई बोलते थे। तो ब्रह्मदेव तो ब्राह्मणों को उपहार स्वरूप भूमि दी जाती थी, उसे ब्रह्मदेव भूमि कहते थे। और तिरुनमठ डकनी ये मंदिर को, मठ मंदिर में इसे याद रख लेना। ब्रह्मदेव ब्राह्मण, ब्रह्म, यहाँ देखो ब्राह्मण से मिलता जुलता शब्द है, तो ब्रह्मदेव ब्राह्मण को, और तिरुनमठ मठ मंदिर से डे शब्द आया, मैटड तो मंदिर ऐसे याद रख लेना। तिरुमठकनी ये मंदिर को उपहार स्वरूप दी गई देवदान भूमि होती थी, देवदान भूमि। और वेलन, वे के ऊपर दो मात्राएं, गैर इस पर भी दो मात्रा, वेलन वगई गैर ब्राह्मणों की भूमि दान में नहीं गई थी, ये गैर ब्राह्मणों की किसानों की भूमि थी, उसे नाम दिया गया। कावेरीपट्टनम उस समय का चोलों का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था। चोलों की राजधानी एक नहीं थी दोस्तों, क्रमानुसार हम पढ़ते हैं। सबसे पहले उरैयूर, फिर तंजौर, फिर गंगईकोंडचोलपुरम तथा अंत में कांची। ये चोलों की राजधानी थी। कौन कौन सी? उरैयूर, तंजौर, गंगईकोंडचोलपुरम तथा कांची। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न, अभी हम चर्चा करके आए हैं कि कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन कौन से थे। पोपर, याद होगी शायद आपके ट्रिक, वो पोपर शब्द बोला था। पो से पौन, पे से पंपा और रे से रन। इसी प्रकार तमिल साहित्य के त्रिरत्न कंबन, ओटकुट्टम और पुगलेदी। कंबन, ओटकुटवन और पुगलेंदी, ये शब्द कई बार इंग्लिश वाले शब्द मान्य होते हैं। हिंदी में तो ये शब्द पेपर में भी आगे पीछे कोई अक्षर आ जाता है, तो ज़्यादा इनमें याद रटने की ज़रूरत नहीं है। कंबन, ओटकुटवन और पुगलेंदी ये तमिल साहित्य के त्रिरत्न थे। ट्रिक अगर आपको अच्छी लगे तो कंबल, ओट, पुगले ऐसे याद रख लेना। कंबल, ओटे, पुगले, कंबल का ओट्टे पुगले। भाई यहाँ क्या कर रहा है? तमिल साहित्य के त्रिरत्न याद करने के लिए, याद रखने के लिए कंबल के ओट्टे पुगले तैयारी कर रहे हैं, तो कर रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर तमिल साहित्य के त्रिरत्न याद करने हैं तो कंबल के ओट्टे पुगले अठन आ रहा है, तो कंबल ओट्टे पुगले शायद याद रह जाएगा। रानी दीदा कश्मीरी शासिका थी। कश्मीरी शासिका कौन थी? रानी दीदा। भोज कौन थे? परमार शासक, जिसने सम्रांगण सूत्रधार लिखा, किस विषय से संबंधित है? जिसमें आयुर्वेद और स्थापत्य पर विशेष रूप से लिखा गया है। भोज के द्वारा परमार शासक था भोज। मिहिर भोज अलग था, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का था, लेकिन ये भोज परमार वंश का था। विग्रहराज चतुर्थ, जिसे कवि बांधव कहा गया है, इसने हरिकेली नाटक लिखा था। संस्कृत नाटक है हरिकेली नाटक, वो लिखा गया था। और यहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़ा भी बनाया गया था। किसके द्वारा? हाँ, वो आगे आप बाद में बताऊँ आपको कभी। मिहिर भोज प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का था, जिसने आदिवराय की उपाधि धारण की। और सुलेमान ने इन्हें मुसलमानों का घोर शत्रु बताया। किसने? सुलेमान यात्री आया था, उसने मुसलमानों का घोर शत्रु किसे बताया? मिहिर भोज प्रथम को, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का था। हरिश्चंद्र गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? हरिश्चंद्र ने। वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है दोस्तों। वासुदेव चौहान, इसने चौहान वंश की स्थापना की और सामर झील का निर्माण करवाया। किसने? वासुदेव चौहान ने। अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया। विद्याधर ये चंदेल शासक था, जिसने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल को मार डाला। राज्यपाल कन्नौज का शासक था, और क्यों मार डाला?
क्योंकि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, कन्नौज पर आक्रमण किया, तो वो राज्यपाल था, प्रतिहार शासक, वो कन्नौज छोड़कर भाग गया, गजनवी से युद्ध नहीं किया। इसी के फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप विद्याधर ने कहा कि आप तो कायर हो, शासक बनने के लायक ही नहीं है। तो विद्याधर ने उस शासक को ही, राज्यपाल को ही मार डाला। शासक कौन था? राज्यपाल, उसको मार डाला। गांगेय देव ये कलचुरी वंश का प्रतापी शासक था। तो मुख्य टॉपिक है गुप्तोत्तर काल के बारे में, हम मुख्य बिंदु थे उनको कवर कर चुके हैं दोस्तों। हालांकि पूरा कवर किया, इससे बार कुछ नहीं आएगा। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आवाज़ में या अन्य किसी प्रकार की कोई कमी हो तो आप कमेंट में लिख दिया करो, मेरे को पता चल जाए। अच्छा, धन्यवाद। जय हिंद।